नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। कहा जाता है कि जब घर का मुखिया अपनी जिद पर अड़ जाए तो बर्बादी निश्चित है और आज अमेरिका और इजराइल के हालात कुछ ऐसे ही हो गए हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरे के बादल भी मंडराने लगे हैं। दोनों ही नेताओं पर दोनों ही देशों में जम करके बवाल हो रहा है, विरोध हो रहा है। जनता जंग से क्योंकि तंग आ चुकी है, लेकिन इन रहनुमाओं को शायद शांति रास नहीं आ रही है। आज दोनों मुल्कों में हालात ऐसे हैं कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिर, ये वाली कहावत छोटी पड़ रही है इन पर। या तो घर को आग लगी घर के चिराग से वाला मंजर हो गया है। ईरान से जंग की धमकियां और आसमान छूती महंगाई ने जनता को सड़कों पर उतार दिया है। अमेरिका से लेकर के इजराइल तक ऐसा लग रहा है जैसे गृह युद्ध की चिंगारी सुलग उठी है। ये जरा तस्वीरें देखिए। ये प्रदर्शन हर जगह पर हो रहे हैं, न केवल अमेरिका में बल्कि इजराइल में भी हो रहे हैं। और ये दोनों राष्ट्रों में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो उन्हीं नेताओं की वजह से हो रहे हैं जिन्होंने इस जंग को आग लगाई, जिन्होंने इस जंग को सुलगाया है। अमेरिका और इजराइल की तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। जनता इतनी ज्यादा त्रस्त हो गई है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। अमेरिका इजराइल दोनों ही देश में जनता ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। ट्रंप नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की मांग की जा रही है। महंगाई अपने चरम पर है। ये तस्वीरें देखिए, अमेरिका की तस्वीर है, एक तस्वीर इजराइल की भी है। इसके साथ साथ ईरान का झंडा थामे हुए भी बहुत सारे लोग आपको नजर आ जाएंगे जो ईरान के समर्थन में भी उतरे हुए हैं। महंगाई चरम पर है, थाली सूनी है, लेकिन तिजोरियां बारूद खरीदने में खाली हो रही हैं। 2 हफ्ते के सीज फायर का नाटक किया गया। दुनिया को लगा कि अमन आएगा, लेकिन जैसे ही जनता ने महंगाई पर सवाल पूछने शुरू किए, ध्यान भटकाने के लिए लेबनान पर हमला कर दिया गया। और ये कोई शांति की कोशिश नहीं है, बल्कि अपनी नाकामयाबियों को मलबे के नीचे दबाने की साजिश है। अमेरिका इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात क्यों हैं, अब आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल ईरान जंग से अमेरिका इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। कोई कहे कि ये नुकसान कुछ डॉलर्स का है तो क्या ही फर्क अमेरिका को पड़ जाएगा, तो ये गलत है। अमेरिका के लोगों को इससे फर्क पड़ता है, इसीलिए वो सड़कों पर उतर करके इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जंग हम पर थोप दी गई है, जिसकी वजह से हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध से अमेरिका इजराइल की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डगमगाई हुई नजर आ रही है। अमेरिका इजराइल में महंगाई चरम पर है। अमेरिका इजराइल में जन विद्रोह जैसी स्थिति है जो तस्वीरें बता रही हैं। महंगाई और युद्ध के खिलाफ सड़क पर लोग उतर आए हैं। ट्रंप नेतन्याहू की कुर्सी पर अब खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि ट्रंप हो या नेतन्याहू हो अपने यहां पर ही घिरे हुए नजर आते हैं। ट्रंप का आलम तो यह है कि 85 अमेरिकी सांसदों ने खुल करके विरोध कर दिया है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कई रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप की नीतियों पर कड़ा ऐतराज जता दिया है। वहीं इजरायली विपक्षी नेता यार लैपिड ने नेतन्याहू का विरोध करना शुरू कर दिया है। नेतन्याहू की रणनीतियों को राजनीतिक आपदा करार दिया। ये वही नेता है जो पूरे वक्त में हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था तो नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए थे, लेकिन आज वही नेता छिटके हुए नजर आते हैं। और उसकी वजह है इजराइल और अमेरिका की वो नीतियां जिसकी वजह से दोनों ही देश के लोगों को नुकसान हो रहा है। इस युद्ध से अमेरिका और इजराइल को आखिरकार क्या हासिल हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। रणनीतिकारों की माने तो फायदा नहीं है, नुकसान का पहाड़ खड़ा हो गया है। अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए गए, मासूमों की जान बस ली जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साख मिट्टी में मिली सो अलग। इतना ही नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ये नेता अपने ही मुल्क की बुनियाद को हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान से युद्ध में अमेरिका इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, अब जरा वो भी आपको बता देती हूं। अगर अमेरिका की मैं सबसे पहले बात करूं तो 30 बिलियन डॉलर का नुकसान वो अभी तक झेल चुका है, ये सैन्य खर्च है उसका। और यही इजराइल की अगर बात की जाए तो ये 18 बिलियन डॉलर है। सैन्य बेस जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, उस पर 5 सैन्य ठिकाने प्रभावित हुए इजराइल के, और अमेरिका की ये 17 सैन्य अड्डे हैं जो कि प्रभावित हुए हैं। विमान कितने नष्ट हुए हैं? इजराइल के तो 0 नष्ट हुए हैं, क्योंकि अमेरिका को आगे कर रखा था। अमेरिका के 13 एयरक्राफ्ट स्वाहा हो गए हैं। मिसाइल अटैक में कितना नुकसान हुआ? मिसाइल अटैक कितना हुआ है इजराइल पर? 890 और अमेरिका पर 1500, यानी उन बेसिस पर जो कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बनाए हुए हैं, वहां पर ये हुआ है। इतिहास गवाह है कि जब हुक्मरान आवाम की चीखें सुनना बंद कर देते हैं तो तख्ता पलट और विद्रोह की इबारत सड़कों पर लिखी जाती है।
ट्रंप और नेतन्याहू के लिए अब वक्त कम है, क्योंकि अब लड़ाई बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदरूनी असंतोष से है। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रंप नेतन्याहू के विरुद्ध यूएस इजराइल में गृह युद्ध। जंग से जनता तंग, ट्रंप नेतन्याहू को शांति नहीं पसंद। यूएस इजराइल में महंगाई, ध्यान भटकाने के लिए लड़ाई। हॉर्मुज़ पर फिर लटका ताला, यूएस का निकलेगा दीवाला। लेबनान में जारी है फायर, फिर किस बात की सीज फायर? तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या जंग के कारण जनता के विद्रोह से ट्रंप और नेतन्याहू की कुर्सी चली जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा, ब्रिगेडियर राजन जामवाल, कर्नल एसके मलिक भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विंग कमांडर आलोक सहाय जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और इमरान खोखर, ईरान समर्थक है, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी मेजर जनरल के सिन्हा जी, कि इस पूरे युद्ध में या ईरान रहा हो या इजराइल रहा हो या अमेरिका रहा हो, नुकसान सबका हुआ है और इससे इतना जो लोग युद्ध में नहीं थे उनका भी नुकसान इन देशों ने कर दिया है। लेकिन अब जैसे गृह युद्ध जैसे हालात इजराइल के अंदर बने हुए हैं, इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर बने हुए हैं, तो क्या दोनों ही राष्ट्र प्रमुखों की कुर्सी पर कोई आंच आ सकती है? क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन से लेकर के नेतन्याहू खुद अपने घर में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जय हिंद मीनाक्षी जी। देखिए, यदि इस युद्ध की विस्तार से हम विवेचना करते हैं तो आपको ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई, उसका जो पहला चरण, और देखिए ईरान की हम बात करते हैं तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने जो किया था वहां पर कत्लो गारत, और उसके बाद ईरान वहां पर आया था हावी। उसका मेन एम था कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो उसके ऊपर में थ्रेट है उसको खत्म करें, मगर ईरान ने अपने एम्स को विस्तार करता रहा। जो आप 2025 में देखी थी जून के अंदर में 12 दिन की जो युद्ध हुई थी ईरान के साथ, उस समय उसका एम था, एक तो था ही कि रिजीम को भी थोड़ा सा ये करें, आईआरजीसी को कमजोर करें और उनके न्यूक्लियर जितने आर्सेनल हैं खास करके इनरिच्ड यूरेनियम उसको तबाह करें। और बाद में उन्होंने अमेरिका को भी कहीं झांसे में लाए। डोनाल्ड ट्रंप को ये बताया, एक दिन का उन्होंने मिडनाइट हैमर किया, मगर कुछ हुआ नहीं। अब बात यह है, जो आपका सवाल है कि क्या इनके दोनों के ऊपर में अब आंच आ रही है। देखिए, एब्सोल्युटली इजराइल को लीजिए तो इजराइल के अंदर में नेतन्याहू साहब के ऊपर में जितने भी आरोप, बहुत आरोप है, वो आरोप वहां के धरती से निकली है। और सबसे बड़ा जो आज के दिन में मैं मानता हूं, जो आईडीएफ के जो ये हैं ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनका कहना है कि युद्ध को रुकना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से वहां के सोल्जर्स एब्सोल्युटली टायर्ड हो गए हैं। बैटल फटीग इतना ज्यादा है, जो रिजर्विस्ट का वो बार बार इसको रिसाइकिल कर रहे हैं। और खास करके अभी जो लेबनान में वो कर रहे हैं, वो लथानी रिवर तक बफर स्टेट बनाना चाहते हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। इतना आसान नहीं है कि आप मैन्यूअर वॉर करके उसके लथानी रिवर तक 28 किलोमीटर का आप कर लें। वो ब्रिज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इवन वो डायरेक्टली नहीं करते, आईडीएफ उनकी एक ऐसे डिसिप्लिन है, मगर है उनकी आवाज, और पॉलिटिकल तो है ही है। देखिए, बीबी का एक स्टीम फाइल की तरह बीबी फाइल्स भी बहुत चर्चे में है, जिसमें उनके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, और उनका ऐसा मानना है कि वो उसको बढ़ा रहे हैं युद्ध को, जिससे कि वो सत्ता पे काबिज हों। अब आते हैं ट्रंप पे। जो ट्रंप साहब हैं, खास करके अपने दूसरे टर्म में, पहले टर्म में भी ही वाज अगेंस्ट ईरान, बहुत सारी चीजें की, वहां से निकल गए न्यूक्लियर डील से, और उसके बाद उनके ऊपर सैंक्शंस लगाया, बहुत सारी चीजें वो करते रहे थे। सेकंड टर्म में चाहे नेतन्याहू को मिले और ट्रंप को भी नेतन्याहू साहब मिले, जहां पर वो करना चाहते हैं बेसिकली उनका पेट्रोल डॉलर के ऊपर में हम, और दूसरा ऑयल पे, ईरान के ऑयल पे उनकी नजर है।
वो चाहते हैं जिस तरह से वेनेजुएला में उन्होंने किया तो सोचा शायद यहाँ भी कर लेंगे। और इसमें नेतन्याहू साहब ने जो सेकंड टाइम इन्होंने अभी जो थ्रू हुई थी 28 फरवरी को, उसके पहले उनको कन्विंस किया। इस मीटिंग में 4 लोग थे और उस 4 लोग में डोनाल्ड ट्रंप थे, नेतन्याहू थे, जेडी वैन थे और सीआईए के चीफ। तो जेडी वैन एंड सीआईए के चीफ है, उन्होंने एब्सोल्युटली मना किया था कि आप ना करें। नेतन्याहू साहब ये कह रहे थे कि 28 फरवरी को कोई बड़ी मीटिंग कर रहे हैं और वो ये करना चाहते हैं जो उन्होंने शुरू किया है फ्यूरी। तो वहां पर देखिए उनकी एम जो है, और बड़ी उनकी हार का मतलब है मिलिटरली यदि आप देखें स्ट्रेटेजिकली, तो अमेरिका जिस तरह से बुरी तरह मारा है और ईरान जिस तरह से खड़ा हुआ है, शायद किसी को भी ऐसा आकलन नहीं होगा कि इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिकली वो स्टेट ऑफ हार्मोस को भी लिवरेज करके उसको ग्लोबलाइज्ड लेवल पे ले जाके रीजनल लेवल पे और उनके मिलिट्री बेसिस को। तो देखिए वहां पर अमेरिका में उनकी जो साख है बहुत बुरी तरह, ओनली 35% अप्रूवल रेटिंग रह गया है उनका। मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है, 80 सेनेटर उनके अगेंस्ट में वो जाने वाले हैं इम्पीचमेंट के लिए। जो वहां के चीफ थे उन्होंने रिजाइन किया 2 जनरलों के साथ और 4 जूनियर अफसरों के साथ। उनका मेन कारण था कि यू शुड नॉट डू इट। और उसके अलावा अभी 60 वेटरन वो भी एब्सोल्युटली स्ट्रांगली आ रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, उसमें अब आग लगी थी जिसके कारण वो पुल बैक हुआ। $30 बिलियन का सबसे बड़ा, उनको कहते थे क्रॉन ज्वेल है उनका मैरिटाइम में। अभी वो कह रहे हैं कि वहां के सेला बिकॉज दे वर फटीग्ड, तो उन्होंने इसको यूज किया है। बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें उनके हैं सर, पूरे इसीलिए जो तो ये लोग पीछे हटे हैं। अब आप देखिए ना, जो देश अपने आप को महाशक्ति महाशक्ति कहते रहता है, अगर वो पीछे हटा है तो उसके पीछे के बहुत सारे रीजन रहे होंगे ब्रिगेडियर राजन जामवाल, कि इसी वजह से अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि अंदर तो नो किंग्स को लेकर के बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, दूसरी तरफ मिड टर्म के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तीसरी तरफ अच्छा खासा खर्चा भी हो गया है और हासिल कुछ हुआ नहीं 40 दिन के युद्ध में, पीछे हट गए हैं। पाकिस्तान को भी पूरी पिक्चर में ले आए हैं कि अब हम आगे से जाकर के खुद तो बात नहीं कर सकते तो हमारी बात ही करवा दो। तो ब्रिगेडियर राजन जामवाल, ये इतने बड़े बड़े स्टेप इसीलिए उठाए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से कि अब कुछ नहीं, सीज फायर ही कर लेते हैं, पीछे ही चले जाते हैं। देखिए आप लोग आई थिंक डिसीजन दे रहे हो, WWF का 13 राउंड का मैच हो रहा है, पहला दूसरा राउंड भी नहीं खत्म हुआ अभी, और आप डिसीजन देना शुरू कर दिया कि भी हार रहा है। दिस इज द टिपिकल सिंड्रोम कि अगर ताकतवर आदमी का छोटे से लड़ाई हो रही है तो उसने एक मुक्का भी खा लिया तो वो हार गया। आई थिंक उस टाइप का मतलब ये शोर शराबा हो रहा है। ये जो युद्ध विराम है, ये युद्ध विराम नहीं है, ऑलरेडी नहीं एक्सेप्ट हो रहा। इट इज जस्ट अ टेक्टिकल पॉज या लॉजिस्टिक पॉज कह लो, थोड़ा सा रीबिल्ड ऑफ द डिफेंसेस एंड ऑल। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि अमेरिका के लिए खासकर आगे बढ़ने की कीमत कम है पीछे हटने से। पीछे हटने में सिर्फ तबाही है, पूरा पेट्रो डॉलर सिस्टम खत्म है, एंड मतलब मिडिल ईस्ट से पूरा एक गायब हो जाना विच कॉस्ट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। और आप दिखा रहे हैं $20 ट्रिलियन लग गया और हार गया, इसलिए $20 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। अरे यार, $1 ट्रिलियन का उनका मतलब डिफेंस बजट है। हम क्या बोल रहे हैं? ईरान में आप बोल रहे हो कि सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा, कि उधर डेमोक्रेसी है इजराइल में और वो लोग आ रहे हैं सड़कों पे, तो आप दिखा रहे हो। आप ईरान में क्यों नहीं भेजते अपने आदमी? अपने करस्पॉन्डेंट भेजिए ना, ईरान से भी खबरें देखिए कि वहां कितना मतलब इंटरनल अपोजिशन है अभी। यानी वो छोड़िए, हम युद्ध पे आते हैं। अभी युद्ध में क्या हो गया था? Of course, there are internal contradictions. Democratic countries हैं, and even there is a difference opinion. Defense में भी उनके कि क्या होना चाहिए था, किस प्रकार चलना चाहिए था। इसमें ट्रंप साहब का जो बड़बोलापन है वो भी कई बार गलत काम करता है। जैसे इसी का एग्जांपल ले लीजिए, अभी उन्होंने बताया कि फला तारीख को 8 अप्रैल को सुबह इतने बज के इतने मिनट पे मैं पूरी तबाही कर दूंगा। अरे यार, तबाही करनी भी थी तो मिलिट्री ऑप्शंस में एक सरप्राइज नाम की चीज होती है, जो आप ट्विटर पे अनाउंस कर रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अनाउंस कर रहे हो। किसी ने जाके उनको बोला ऐसा है। अभी हो क्या गया है, 50 से 60 हजार लोग
हर प्लांट पे 50,000 और हर ब्रिज पे इकट्ठे हो गए हैं। सो अगर अभी हम बम मारेंगे, इट विल बी जिनोसाइड, लाखों सर लोग अमेरिका में ये मरेंगे। बड़े प्रदर्शन और इजराइल में ये बड़े प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? हाँ, सुनिए ना, तो देन दे वांटेड, इट वाज प्रिवेल्ड अपॉन हिम कि आज नहीं कर सकते, हमें वक्त दीजिए लोग डिस्पर्स करने का। दैट इज व्हाई पाकिस्तान को मतलब एक किस्म का बलि का बकरा बना के ये कुछ दिन की मोहलत की भी 2 हफ्ते बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इजराइल ने तो उसको माना ही नहीं है, वो लेबनान में लगा हुआ है अभी भी अपना। एंड आप देखिए कुछ दिनों की बात है, जैसे ये लोग पावर प्लांट वगैरह से जाओगे, यू कैन नॉट सस्टेन देम इनडेफिनेटली। कर नहीं कर पाएगा कि इनडेफिनेटली उनको 50-60 हजार लोगों को अपने पावर प्लांट पे बिठा के रखे कि वो सिविल कैजुअलिटी, बिकॉज वो कर सकता है, टोटलियन रजीम है, जबरदस्ती घर से उठा के आदमी इकट्ठे कर दिए कि मारे लोग मरे, शोर शराबा हो। टैक्टिस जो जैसी हमास इस्तेमाल करता था वही कर रहा था। सो यू नीड रिक्वायर्ड अ टैक्टिकल ब्रेक कि वो लोग घरों में चले जाएं एंड देन एक्चुअल जैसे मिलिट्री ऑपरेशन की तरह चलना चाहिए, जिसमें सरप्राइज एक बड़ा एलिमेंट होना चाहिए। तो उसी प्रकार ये होगा एंड पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, बिकॉज़ ब्रिगेडियर राजेश रामपाल जी, ऐसा तो कोई मान करके ही नहीं बैठा हुआ है कि बातचीत के टेबल पर आ जाएंगे और बातचीत से सब कुछ सुलझ जाएगा, क्योंकि 3 दौर की वार्ता तो पहले हुई थी। अगर बातों से ही सब कुछ सुलझाना होता तो पहले ही सुलझा लेते। अब ये बातों का दिखावा पूरी दुनिया जानती है कि ये कोई बड़ी तैयारी हो सकती है या फिर पीछे हटने की बहुत सारी वजह भी हो सकती है। कर्नल एसके मलिक जी, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, हमने 2 तस्वीरें दिखाई, इजराइल की तस्वीर भी हमने दिखाई, अमेरिका की तस्वीर भी हमने दिखाई है। ईरान में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब समर्थन में लोग वहां सड़कों पर उतरे हुए हैं। इन 2 देशों में दोनों ही नेताओं के खिलाफ में प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? मीनाक्षी जी नमस्कार और सभी मेहमानों को सादर नमस्कार। मीनाक्षी जी, इसको 2 भागों में तोड़ के देखना पड़ेगा। एक तो प्रदर्शन पार्ट और दूसरा पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पूरा। देखिए, जो प्रदर्शन है, आपको अच्छी तरह से हम सबको याद है, सब भारतीय है, कि भारत में भी जो प्रूफ गैंग है वो हमेशा एक्टिव हो जाता है जैसे कोई भी ऑप्शन होता है। आप कश्मीर ले लो या कहीं भी ले लो, हमेशा प्रूफ वाले आगे आ जाएंगे और उसके बाद एक नैरेटिव का चलना कोई नई बात नहीं होती, जैसे कोऑपरेशन होता है। और रही अमेरिका जो है, अमेरिका प्रवासियों का देश है। अमेरिका में इतने प्रवासी हैं, राज से नहीं, युगों युगों से वहां प्रवासी हैं, तो वहां पे सेंटिमेंट हर देश के खिलाफ आ ही जाता है। दूसरा, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे प्रदर्शन की कोई ऐसी कोई बंदिशें नहीं लगाई जाती जैसे कि ईरान में लगी हुई है कि वहां पे आप कुछ कर ही नहीं सकते, करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा ये। और इसके बाद आते हैं, देखिए इजराइल के बाद। इजराइल पे मैं इतना कहना चाहूंगा, इजराइल के जो प्रदर्शन है वो बहुत छोटे प्रदर्शन है। इजराइल का अस्तित्व ही जो वो कर रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, अगर वो नहीं करेगा तो मारा जाएगा। अगर अक्टूबर 23 के बाद, जब से ये जंग छिड़ी थी, अक्टूबर 23 के बाद अगर इजराइल एक्शन नहीं लेता तो इजराइल आज तक बहुत नुकसान हो चुका होता। आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, 1 घंटे के अंदर जहां 1200-1250 नागरिकों का सफाया कर दिया गया, अगर इजराइल एक्शन सख्त नहीं लेगा तो इजराइल टिक ही नहीं पाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। ये अगर मैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे आके बात करता हूं, देखिए 3 देश हैं, 3 धड़े हैं, यानी त्रिकोण के 3 कोण हैं, तीनों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव पूरा अलग है, इजराइल का अलग है और ईरान का दूसरा है। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव इतना है, मैं जानता हूं कि उसका जो मेन फोकस है वो ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है। आज अमेरिका के यहाँ पे हॉर्मुज खुले या बंद रहे, दोनों सी स्थिति में अमेरिका का फायदा है। हॉर्मुज बंद रहता है तो उस पर प्रेशर रहता है इंटरनेशनल का, तो वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। उसके लिए मैंने अपने कुछ कंडीशंस के साथ साथ वार्ता भी बढ़ाई है, बातचीत करा रहा हूं। और मेरी कोशिश है कि जितने तकरीबन 100 के ऊपर करीब फारस की खाड़ी में जिस टाइम वो जहाज अटके हुए हैं या शिपमेंट अटके हुए हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश है। एक तरफ ये मैसेज देता है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अमेरिका के पास तेल और गैस पर इस टाइम ऑर्डर्स कितने बढ़ गए, कई गुना ऑर्डर जा चुके हैं। इवन फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, अभी 3 दिन पुरानी बात है, मैं डेटा देख रहा था, हम अमेरिका से तकरीबन 72,000 क्यूबिक मीटर का पर डे का ऑर्डर ऑन एन एवरेज लगाते थे। आज वो ऑर्डर कितना पहुंच गया, ऑलमोस्ट 4 लाख क्यूबिक मीटर गैस का हम ऑर्डर दे चुके हैं ऑलरेडी उनको, अमेरिका को। तो अमेरिका के तो इसके अलावा खाड़ी के देश को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया अमेरिका। तो क्या हो रहा है कि इसमें पूरा एनवायरमेंट ऐसा सिनेरियो है, देयर इज अ फीलिंग, जो खाड़ी के देश है, खासकर ये 8-9 देश जो हैं, जिनके साथ ईरान का 36 का आंकड़ा रहता है, ये देश अब अपने आप की सुरक्षा व्यवस्था पे भी खर्च करेंगे, इनका डिफेंस बजट भी बढ़ेगा, इनको एयर डिफेंस इक्विपमेंट और अमेरिका बेचेगा।
एज ए रिजल्ट अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब ये युद्ध सामग्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फाइटर्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक लड़ाई की व्यवस्था से बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर रिफ्यूज होता है, फंड्स होता है। सर लेकिन अगर अभी की एक हम और स्थिति में देखें, अगर अभी की हम नहीं है। स्थिति में देखें तो अमेरिका ने आगे आकर के क्या किया है? अमेरिका ने आगे आकर के सीधे सीधे हॉर्मुज पर ये कह दिया है कि ठीक है, ईरान लगाए वहां पर टैक्स लगाना चाहता है, हम उसमें खुद आकर के मदद करेंगे। पहले उन्होंने व्यवस्थाओं को खराब किया, अब व्यवस्थाओं को बनाने के नाम पर दुनिया भर पर टैक्स थोपा जा रहा है। विंग कमांडर आलोक साय जी, ये भी तो बिल्कुल जायज नहीं है ना। दुनिया ने पहले ही बहुत कुछ सह लिया है कि आपने वहां से तेल और गैस नहीं आने दिया, इसकी वजह से बहुत सारे देशों में हाहाकार मचा। ठीक है, भारत में ऐसी स्थिति नहीं हुई, लेकिन बगल में हम देखे, पाकिस्तान में हम देखे, और तमाम हम देशों में देखे, वहां पर क्या हुआ, खून तक कर दिए गए कि तेल नहीं मिल रहा है करके। और अब वहां पर हॉर्मुज के नाम पर दोनों ही देश ऐसे गलबैया करते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है आप जाइए वहां पर टैक्स लगाइए, हम आपको बताएंगे कि आपको वहां से रेवेन्यू कैसे कमाना है। मीनाक्षी जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब युद्ध की बात होती है ना तो हर एक देश अपना फायदा और नुकसान देखता है। आप ये सोचिए, थोड़ा सा आप अमेरिका की तरफ सोच के देखिए, ठीक है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं जी। अमेरिका हॉर्मुज में घुस करके युद्ध करके उसको अपने कंट्रोल में किसके लिए लेगा? जिसका तेल वहां से निकलना है, जिसका तेल बाधित हो रहा है, वो तो सामने आ ही नहीं रहा। तो अपनी नाक और अपनी पूंछ क्यों कटाया वो अमेरिका वहां घुस करके? ये तो हो गई हॉर्मुज की बात। दूसरी बात, मैं जो प्रीवियस पैनलिस्ट हैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। आप देखिए, हर जगह बात की जा रही है कि ईरान जीत गया और बड़ा वहां जुलूस निकला और ये हुआ वो हुआ। ठीक है, ईरान, मेरे हिसाब से ईरान ने एक बहुत अच्छा मौका गंवाया है। ईरान वहां पर मिडिल ईस्ट में अपने और भाई देशों को उसने और भी दुश्मन बना लिया। अगर ईरान में सब कुछ ठीक है तो क्यों नहीं प्रेस वहां परमिटेड हो रही है? क्यों नहीं वहां खुल करके दिखा रहा है कि वहां क्या हो रहा है? 2000 से 3000 सिर्फ मिलिट्री सेंटर मारे गए हैं, 13,000 बॉम्बार्डमेंट हुई है, 13,000 सॉटी। और जो वेस्टर्न ये सॉटी बॉम्ब गिराए गए ना, वो ऐसे खुले जगहों में नहीं गिराए गए हैं, ये प्रिसीजन बॉम्बिंग उनकी होती है, पिन पॉइंटेड बॉम्बिंग। आप इमेजिन कीजिए 13,000 से ज्यादा प्रिसीजन बॉम्बिंग, हेवी बॉम्बिंग हो तो उस देश का क्या हाल हुआ होगा? वो तो खबर अभी आई नहीं रही है। ईरान के का आर्थिक नुकसान, मिलिट्री का नुकसान कितना हुआ वहां तो आप बाहर के किसी प्रेस वाले को नहीं जाने दे रहे हो, और ये कहते हो कि हम तो बड़े ओपन हैं और हमारे कहा डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है, खुलापन नाम का कोई चीज नहीं है, स्वतंत्रता नाम की कोई चीज नहीं है। तो कैसे वहां पर क्या हो रहा है, कैसे हम उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाएंगे? और मेरे हिसाब से ये गोल्डन मौका था ईरान के पास। जिस तरह से ईरान ने अपनी प्लानिंग करके अमेरिका को मिलिट्रीली डिफीट दिया था, उसके जहाजों को जिस तरह से उन्होंने इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और आईआर टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करके, और जिस तरह से किया था, आज ईरान जो है वो विश्व में एक लीडर के रूप में उभर के सामने आ सकता था। क्योंकि पहली बार अमेरिका को किसी ने इस तरह से परेशान किया था, इस तरह से परेशान किया था। ये पहला ये मौका था ईरान के पास, ये एक विश्व नेता, एक विश्व पावरफुल सेंटर बन के उभर के आने का। लेकिन वो नहीं हो रहा है, जानती हैं क्यों? सिर्फ इनकी इमेज के कारण। हिजबुल्लाह, हमास, हुती और मार्शल लॉ इन ईरान, प्रेस रिस्ट्रिक्शंस, कड़ापन। आप अगर ईरान थोड़ा उदार रख अख्तियार कर लेता इस समय, तो आज वो विश्व में एक बड़ा पावर सेंटर बन के उभर के आ सकता है। लेकिन नहीं होगा, ये नहीं होगा। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जिस तरह के नेता वहां पे ईरान पर कब्जा जमाए बैठे हैं, इस क्षेत्र में शांति नहीं होगी। पेजेश्कियान ने अपॉइंटमेंट किया वहां पे, जो उसके इंटेलिजेंस चीफ मारे गए, आईआरजीसी के कमांडर ने डांट करके मना कर दिया, बोला कि आप कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। जो इलेक्टेड लीडर है वो अपॉइंटमेंट नहीं करेगा, जो सेना का कमांडर है वो कहता मैं अपॉइंट करूंगा। नहीं, ये तो देखा भी था कि जब पेजेश्कियान मुलाकात करना चाह रहे थे मुस्तफा खामनेई से, तभी उनको इसी तरीके से गुहार लगानी पड़ रही थी आईआरजीसी के सामने। ठीक है, ईरान का एक मुद्दा अलग है, उस मुद्दे पर भी लगातार चर्चाएं हुई हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भी सर चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार अब अमेरिका क्यों पीछे हट रहा है। अमेरिका ने तो रिजीम चेंज करने का वादा कर दिया था दुनिया से, उसे करना चाहिए था। इससे अच्छा मौका तो फिर उसे नहीं मिलता। बार बार अगर आप युद्ध में अपने देश की जनता को और अपने आप को झोंकते रहेंगे तो आप कितना कुछ बर्बाद कर देंगे। थोड़े बहुत ट्रिलियन डॉलर से उन्हें फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, और अगर नहीं पड़ता तो सड़कों पर जनता नहीं होनी चाहिए थे। इमरान खोखर जी, इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा? क्योंकि हिजबुल्लाह को लेकर के तो उसने साफ कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रुकेंगे, बेरूत में हमले नहीं रुकेंगे, तो हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। अब आगे क्या?
देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो हमारे जितने भी आदरणीय सेना के पूर्व अधिकारी बैठे हैं, मैं दिल से आप सभी को सल्यूट करता हूं। आपकी वजह से हम लोग सुरक्षित रहे जब तक आप हमारे जॉब में रहे। आपको नमस्कार। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं सर, कि यूएस और इजराइल के कैरेक्टर को समझने की हमें जरूरत पड़ेगी कि ये लोग हैबिचुअल वॉर मॉन्गरर है, यानी ये हमेशा युद्ध में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, क्योंकि इनके पीछे जो, इनकी सरकारों के पीछे जो आर्म लॉबी होती है, वो अपनी दुकान चलाने के लिए, ग्राहक ढूंढने के लिए इस तरह के वॉर को क्रिएट करती है। उसके अलावा ये जो यूएस और इजराइल है, ये इलीगल ऑक्यूपायर रहे हैं हमेशा। ये लोगों की, दूसरे देशों की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ब्रीच करते हैं। ये दूसरे देशों के अंदर हमले कर कर, लेबनान हुआ, गाजा हुआ, वेस्ट बैंक हुआ, कहीं पर भी करते हैं। इसके बावजूद ये वॉर क्रिमिनल्स रहे हैं। तो आप इनके फुल कैरेक्टर को, ये किडनैपर रहे हैं, ये किसी की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के राष्ट्रपति को बिना किसी रीजन के उठा ले आते हैं, तो ये तो इनका कैरेक्टर है। अब हम बात करते हैं ईरान की। ईरान का अपना एक सिविलाइज्ड कैरेक्टर रहा है। जिस तरीके से इजराइल को अपनी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, ठीक उसी तरीके से ईरान को भी अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। वॉर शुरू करने का कोई ऑब्जेक्टिव अमेरिका अभी तक क्लियर नहीं कर पाया। देखिए, इसमें मैं अमेरिका को थोड़ा सा नादान समझूंगा। उसका एक रीजन ये है कि इजराइल ने जो ट्रैप बनाया था, उस ट्रैप के अंदर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जैसा नौसिखिया व्यक्ति, मैं सॉरी फॉर माय वर्ड, लेकिन वो नौसिखिया व्यक्ति, इतने बड़े दुनिया के चौधरी, देश का राष्ट्रपति, उस नेतन्याहू साहब की ट्रैप के अंदर आ गया और उस वॉर में कूद गया जहां पर उनको एहसास नहीं था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर आए थे कि साहब हम लोग रिजीम चेंज कर देंगे, खामनेई साहब को आपने डेथ कर दी। उसके बावजूद आपने कहा कि नहीं साहब, हम लोग एक नया नेतृत्व देंगे जो हमारे लिए पोलाइट होगा, वो आपके सामने नहीं आया। फिर आप ओपनली कहते हैं कि वी आर हियर फॉर क्रूड ऑयल, फिर आपका वो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं हुआ। अब जब सारी चीजों के बावजूद ईरान को समझाया गया, ईरान टेबल पर बैठा और आपने एक 10 सूत्री कार्यक्रम तय हुआ, 10 सूत्री कार्यक्रम पे हो सकता है अमेरिका किन बातों पर सहमत हो, असहमत हो, उस पर जब बात हो गई, ऑफिशियली सीज फायर अनाउंस हो गया, फिर इजराइल ने वो चाल चली जिसमें फिर नेतन्याहू साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब फंस गए। देखिए, ईरान और अमेरिका के पूरे मामले को समझिए। ईरान की सोच ये कोई इराक, लीबिया, यमन, लेबनान नहीं है। यहां पर आपके साथ एक विचारधारा से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। वो विचारधारा जो करबला से शहादत के तौर पर आती है, वो विचारधारा जो जालिम के सामने नहीं झुकती है, वो विचारधारा जो ये नहीं देखती है कि सामने वाला कितना पावरफुल है। ये लड़ाई हक और बातिल के बीच ही है। लेकिन डिप्लोमेसी में आप समझने की कोशिश करिए, इस पूरी दुनिया को अगर इस वॉर में झोंकने की रीजन क्या रहा? ईरान ने किस देश पे हमला किया था? क्या ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का पावर नहीं, अधिकार नहीं है? क्या ईरान के ऊपर आपने 46 साल से सैंक्शन लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी उसने अपने आप को डेवलप किया? और मैं सिन्हा साहब की बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल सेना, तो उतर जाइए बूट्स ऑन द ग्राउंड। आप दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना, तो हार्मुज खुलवाने की कोशिश कीजिए। आप दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना, और अपने ही देश के विमानों को आपको उड़ाना पड़ रहा है एक अपने पायलट को बचाने के दौरान। तो ये जो एक गुब्बारा आपने तैयार किया था कि अमेरिका इज द सुपर पावर, उस गुब्बारे के ऊपर एक छोटी सी सुई ईरान ने चुबो दी है और वो गुब्बारा बस्ट हो चुका है। अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जिसके अंदर अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। ठीक है, आलोक सर कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले तो हम पुरानी सभ्यता की बात न करें। और देखिए, अगर किसी पर कोई ब्लेम किया जा रहा है तो वो आदमी एक अमेरिका गुंडा है। ठीक है, मान लिया अमेरिका ने बहुत ही नाइंसाफी किया, मैं तो खुद मानता हूं, मैं तो खुद अमेरिका का ये हूं। लेकिन इससे क्या हम पाक साफ हो जाते हैं? बात आपके पाक साफ क्यों की जा रही है कि आप कितने पाक साफ हैं? आपने 2023 में सितंबर में क्या किया? आप वहां पर अगर पिछले 20 साल में आप देखिए, इजराइल ने कहीं आक्रमण तो भी नहीं किया था। आप घुस घुस के उसको मार रहे हैं, लड़कियों को उठा के ट्रॉफी जैसा ले गए। हिजबुल्लाह क्या कर रहा है, हमास क्या कर रहा है? ईरान ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्लानिंग की है। जिस तरह से उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स बनाया है, अंडरग्राउंड सिटी में उनको पता था कि बंकर बस्टर बम उतने नीचे नहीं पहुंच पाएंगे। उसी तरह से ईरान ने यह भी बहुत शातिर तरीके से प्लानिंग की है कि खुद मत लड़ो और ये 3 ऑर्गेनाइजेशन 3 जगह खड़ा कर दो और इनको बोलो मारते रहने के लिए। भाई आप क्यों, मैं बताइए, ये जब हमास ने आक्रमण किया था तो ईरान की सड़कों पे और इसी गाजा में
खुलेआम लाइव वीडियो है, जलसा मनाया गया, जश्न मनाया गया। और कितना विभत्स था वो अटैक। आप वो लोग कहते हैं कि वो कातिल देश है इसलिए हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। अरे सेल्फ डिफेंस में क्या, पिछले कई सालों तक इजराइल ने तो कुछ नहीं किया था, आपने क्यों उसको छेड़ा जाके? सारी शुरुआत तो वहीं से हुई है। इस पूरे आज जो जिस मुकाम पर दुनिया वहां पहुंची है उसकी शुरुआत वहीं से हुई है और उसका जश्न मनाया गया। ये नहीं, ये रूप हम नहीं, हम ईरान के बहुत बड़े समर्थक हैं। ईरान हमारे जियो पॉलिटिक्स में हमारा साथी रहा है। हम चाहते हैं कि ईरान एक अच्छे रूप में ताकतवर बन के आए। अरे भाई, आपको प्रॉक्सी संगठन खड़ा करने की क्या जरूरत है? आप खुद इतने ताकतवर हो कि आप तो अमेरिका को आपने चपत मारा कि नहीं मारा? तो आप ये जो प्रॉक्सी संगठन को ये गंदा काम जो करवा रहे हो, इसको अगर आप बंद करोगे ना तो आपको वर्ल्ड में, दुनिया में आपकी एक पाक साफ इमेज होगी। थोड़ा सा आप अपनी फ्रीडम दो, थोड़ा प्रेस फ्रीडम दो, थोड़ा सा ये जो हार्ड लाइनर वहां पे एकदम कट्टरता वाले शासन है उसको थोड़ा सा लिबरल हो जाओ। आप बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़े पावर बन रहे हो, आप थोड़ा सा इमेज बनाओ। आप देखिए हर जगह प्रेस वाले जा रहे हैं ना, ईरान में भी जा रहा है, अमेरिका में भी जा रहा है, आपके यहां नहीं जा रहा है, मना, कर्फ्यू लगा हुआ, आपके यहां कोई कुछ देख नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता। इस इमेज से आप बाहर निकलना पड़ेगा। ये 21वीं सदी का विश्व है। आलोक सर, आपकी तमाम बातें सही हैं। मैंने ये बहुत शुरुआत में इसीलिए कहा था कि आज हम जो बात कर रहे हैं, मैं इजराइल और अमेरिका के मुद्दे पर कर रही हूँ। ईरान के मुद्दे पर हर कोई जानता है, लेकिन जरा मैं आपसे ये जानना चाहूंगी मेजर जनरल के सिन्हा जी, कि क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तर कोरिया पर जाकर के कोई हमला कर दे? उत्तर कोरिया में लोगों पर तमाम पाबंदियां होती हैं, क्या अमेरिका वहां पर जाकर के ये कर सकता था? किसी देश में, मैं कहती हूँ कि हमारे बगल में ही पाकिस्तान बहुत सारी प्रॉक्सी बना करके चलता है, प्रॉक्सी के साथ साथ वो आतंकवाद फैलाते रहता है, लेकिन क्या भारत जाकर के उस पर हमला कर देगा? देखिए मीनाक्षी जी, किसी देश पे दूसरा कोई हमला करेगा तो उस मिलिटरली जब होता है तो उसको आप शॉर्ट एनालिसिस करते हैं कि आप कामयाब होंगे कि नहीं, और पूरा डिपेंड करता है कि कितनी रिजॉल्व है। वॉर मशीन, वॉर फाइटिंग जो है वो तो सबके पास हो, अमेरिका के पास तो कोई उसका मुकाबला ही नहीं है। माने जो आपने सवाल पूछा है कि आप इन जगहों में कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रिजॉल्व कि आप नहीं कर सकते हैं। इजराइल पे भी लोग नहीं करते हैं, मगर जो कट्टरता है, मेरे ख्याल से मेरे साथी बोल रहे थे विंग कमांडर, वो सही बता रहे हैं जो ईरान के बारे में। मतलब हम डिस्कशन आज वो नहीं कर रहे हैं कि ईरान क्या करे, किस तरह से निकल के आए। देखिए ईरान के पास ये पूरा गेम, यदि हम सोचेंगे कि इसमें मौनता कहाँ है, किसका क्या है, चेंज ऑफ रिजीम क्या है, चेंज, तो हम कहीं कहीं मल्टी डायमेंशंस के अंदर में लग करके हम लग जाएंगे। और जो चीज आज जमीन पे है उसके ऊपर वी आर नॉट डिस्कसिंग मॉरल ग्राउंड, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज की जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस क्या है, हम रिव्यू कर रहे हैं। तो रिव्यू में जो हमारे दूसरे साथियों ने भी कहा, एब्सोल्युटली उनकी एक सोच है, उनकी एब्सोल्युटली थिंकिंग भी करेक्ट है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि अमेरिका इज अ वेरी ग्रेट पावर, बट ग्रेट पावर वाज आल्सो डिफीटेड इन 1971 इन बे बंगाल। ये आप लेके चलिए, तो ग्रेट पावर्स का ऐसा गेम ऐसा नहीं होता है कि आप हेजेमनिक की तरीके से, वो जो है आप देखेंगे अक्टूबर 2023 के बाद की, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। इजराइल द वे दे कैरिड आउट, करने का तरीका दूसरा होना चाहिए था, बट वो दे गो फॉर पनिशमेंट इन अ वेरी डिफरेंट वे। हम मिलिट्री, हम इंडियन आर्मी में हम लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे टेररिज्म के अगेंस्ट में, कट्टरता के अगेंस्ट में गए हैं, मगर हमारा एक पॉइंट होता है, मिलिट्री एम होता है, एंड देन वी लीव इट सो दैट द पीपल कैन कम अप। तो वहां तक, तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो एनलार्ज करते हैं अपने मिलिट्री एम को इसी के दौरान, तो कहीं ना इजराइल ने अंडर नेतन्याहू का कंपल्सन है, मैं नहीं जानता हूं, ही हैज एनलार्ज्ड हिज एम। जो आप आज लेबनान में आप देख रही हैं कि हम लथानी रिवर तक बफर में जाएंगे, ये पहले इनके पास था, दे वर इन दैट एरिया, और मैं वहां रहा हूं एज ए यूएन के ऑब्जर्वर से, तो मुझे पता है वहां से उनको आना पड़ा था। यूएन ये था कि आप नहीं आएंगे, इनके अंदर था ये इलाका, फिर आज वो कह रहे हैं कि नहीं हम उसको लेंगे। तो दे आर एक्सपेंडिंग, क्योंकि उन्होंने गोलान हाइट में किया है,
गोलान हाइट्स में गए, बफर जोन बनाया सीरिया की तरफ, दैट्स ओके, क्योंकि हमको भी करना चाहिए पीओके में, तो मैं से कि इट इज ओके। बट आप कहीं ना कहीं मिलिट्री, और मैं नहीं बोल रहा हूं, वहां के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं, एब्सोल्युटली ओपन है कि वी आर टायर्ड। कोई कह रहा है कि हम लोग सब मिलिट्री वाले बैठे हैं, सबको पता है देयर इज अ सैचुरेशन पॉइंट, यू हैव टू, और कोई आपको पुश करे, नेतन्याहू साहब हिमसेल्फ हैज बीन इन आर्मी, तो ही नोज, बट उनकी ऑल पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं, वहां तक तो सही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं, अमेरिका, यू टेक इट, क्योंकि सारे ये मानते हैं, असली जो हमारे विंग कमांडर साहब हैं उन्होंने बोला, अमेरिका इज स्ट्रैटेजिकली डिफीटेड इन हिज डिजाइन। जो पेट्रो डॉलर का भी ये शुरुआत है, ये शुरुआत हो गया था ब्रिक्स, आप सुन रही है ना, कि ये सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ था 71 के बाद, 74 में तेल के बदले डॉलर आएगा, और पेट्रो डॉलर की कॉन्सेप्ट सऊदी अरेबिया से आई थी कि हम सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे यहां निवेश कर सकते हैं, और आप वहां पर ट्रेजरी बॉन्ड खरीद सकते हैं, और उसके बाद पूरे पर्शियन गल्फ के अंदर में पेट्रो डॉलर अब पूरा विश्व है, आप उसके, हम भी भोगी हैं, सब यहाँ बैठे हुए सब भोगी। बिल्कुल। तो अमेरिका इज, दे हैव टू रियलाइज, बट अमेरिकन पब्लिक हैज रियलाइज, बट वहां के, और उनकी जद्दोजहद मैं गलत नहीं मानता, उनकी जद्दोजहद है कि वी हैव टू रिमेन अ सुपर पावर फॉर नहीं, सच तो वो कभी रहे ही नहीं है, किसी भी देश के साथ, जी, किसी भी देश के साथ सच्चाई से तो वो कभी खड़े रहे ही नहीं है। उनका दोगलापन तो पूरी दुनिया जानती है कि अगर अभी उन्होंने पाकिस्तान, ऐसे उनके दोगलापन है, उनकी नेशनल जो एम है, नेशनल एम उस तरह से करते हैं, उनके बेसिस हैं 200 बेसिस से भी ज्यादा हैं। तो अमेरिका, वी हैव टू अंडरस्टैंड अमेरिका हाउ टू डील विद इट, और ईरान ने बड़ा अच्छा डील किया है, हम उस लड़ाई को छोड़ देते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, बट जो ये लड़ाई अभी 28 फरवरी को शुरू हुई है, तो मैंने जैसे पहले बताया, इट इज एब्सोल्युटली अ मिस्ड एडवेंचर, और जेडी वैंस, ही हैज बीन इन मिलिट्री, उसके सीआईए चीफ, आर्मी चीफ, 3 जनरल्स, including over and above only CENTCOM commander, saying कि नहीं ठीक है आप ये कर लीजिए, और इसकी पॉसिबिलिटी उनको ये भी बताएगा कि हाई रिस्क है, if आप सक्सीड होते तो हाई, which they failed, बिल्कुल, वो तो 28 तारीख को ही जीत जाना चाहिए था उनके अनुसार, और पूरा ईरान में तबाही हो जाता, जो चीजें बताई जा रही थी, वहां मासा अमीनी वाली केसेस, वहां पर हिजाब वाला जो चला हर है, व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि बात अगर इजराइल की जाए, ईरान की जाए, उन्होंने अपनी लड़ाई बखूबी लड़ी है। कोई भी देश अपने देश को इसी तरीके से नहीं छोड़ सकता है कि हाँ अमेरिका आएगा और आकर के हमें धूल चटा देगा, या ईरान आएगा और आकर के हमें धूल चटा देगा। हर देश ने अपनी लड़ाई बखूबी लड़ी है। ब्रिगेडियर राजन चावल जी, जब हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं तो मुझे एक खबर और याद आती है कि अब्बास अरागची कह रहे हैं कि हमने सऊदी अरब में भी बातचीत कर ली है, वहां के विदेश मंत्री से हमारी बातचीत हुई है। तो ये अचानक से रिश्ते क्या परिवर्तित हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब और ईरान में बातचीत होना? देखिए, सऊदी अरेबिया शुरू से ही इस जंग में इन्वॉल्व रहा है। इनफैक्ट आई टेंड टू बिलीव कि बहुत बड़ा इंस्टिगेशन का, अगर जैसे बोल रहे हैं कि यूएस को इजराइल खींच के लाया इस युद्ध में, मेरे हिसाब से जितना इजराइल ने खींचा है उतना ही सऊदी अरेबिया ने भी खींचा है। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही थी, एक कंपटीशन टू बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। एंड जब तक ईरान जिंदा है, या रादर ये रजीम जिंदा है, सऊदी अरेबिया कभी भी इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर नहीं बन रहा था। थर्ड पोल ऑफ कोर्स टर्की है, पर टर्की ऑलमोस्ट साइडलाइन हो गया था। नाउ इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, बिकॉज दोनों का ब्रांड ऑफ इस्लाम जो ये एक्सपोर्ट करना चाहते थे वाज एब्सोल्युटली डिफरेंट। और क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के थे। तो जो बात कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में बात हो रही है, देखिए ये भी एक छंद का हिस्सा है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया और यूएई भी इकट्ठा हो गए हैं।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ये जंग नहीं रुकेगी, बिकॉज इस जंग के पीछे अंडरलाइंग रीजंस बहुत सारे हैं। ईरान की हम बात करते हैं और हम कहते हैं कि कई बार इजराइल यूएस की बात हो रही है, इसमें ईरान को नहीं लाना चाहिए। देखिए, चाहे आप मानवता की बात कर रहे हैं, किसने मानवता को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, किसने ये किया, हर जगह कंपैरेटिव एनालिसिस होता है कि लेसर ऑफ द इवल्स कौन है। तो इसलिए बात हमेशा सबकी करनी पड़ेगी कि अगर इवल्स की ही बात हो रही है तो लेसर ऑफ द इवल्स कौन है। सो आई पर्सनली बिलीव ईरान इज ए बिगर इवल, बिकॉज वो जो फिलॉसफी दुनिया को बेच रहा था, मतलब कि भी आप यू नो स्पेशली ये जो तीन उसने अपना हमास वगैरह खोल के रखे थे, हुती और हिजबुल्लाह, उनके थ्रू दो, और जो इंटरनल रिप्रेशन के थ्रू बनाया था। अब एक चीज बताइए मेरे को, ये ईरान के समर्थक हैं हमारे पास, ईरान के झंडे में 79 के बाद जो अल्लाह अकबर लिखा बहुत अच्छा, पर उसको अरेबिक में क्यों लिखा? पर्शियन इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो इन्होंने जो 5000 साल की हिस्ट्री है ईरान की वो खत्म कर दी, अरेबिक लेके आए। मतलब इमेजिन कीजिए कि 1.5 करोड़ में से अगर 1 करोड़ ईरानियन अपने झंडे पे क्या लिखा है पढ़ नहीं सकते हैं। इमेजिन कैसा वो रजीम है, कैसा रजीम है ये। सो मतलब आप हर चीज का कंपैरेटिव एनालिसिस कीजिए, उसके बिना ठीक है। खोखर जी जवाब दे रहे हैं सर जी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर ब्रिगेडियर, मेरा एक निवेदन है कि हम फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज टेररिज्म। अगर अक्टूबर 23 के द्वारा हमास के द्वारा इजराइल पे किया गया अटैक एक टेररिस्ट एक्टिविटी में आता है, जिसको मैं भी मानता हूं, तो क्या उनके द्वारा 2.5 साल तक आने वाले वक्त में 70-80 हजार लोगों का कत्लेआम करना, क्या वो टेररिज्म की गिनती में नहीं आएगा? या अमेरिका और इजराइल द्वारा 168 बच्चियों के स्कूल पे, जिनका क्रूड ऑयल से मतलब नहीं, जिनका पेट्रो डॉलर से मतलब नहीं, जिनका जियोपॉलिटिक्स से मतलब नहीं, उनको मार देना, क्या ये टेररिज्म की डेफिनेशन में नहीं आएगा? या सीज फायर होने के बावजूद लेबनान के अंदर रेसिडेंशियल इलाके के अंदर अप्रॉक्सीमेट 256 सिविलियंस को मार देना, जब सब कुछ एक ऑफिशियली डिसाइड हो चुका है, ये टेररिज्म की डेफिनेशन में नहीं आएगा। फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड कि टेररिज्म चाहे मैं करूं, कोई व्यक्ति करे, कोई भी इंसान करे, वो अपराधी है। हमें पहली बात तो उसको ये नहीं देखना चाहिए कि कितना बड़ा दुनिया का चौधरी है या कितना बड़ा ये सुपर पावर है या इनकी इकोनॉमी बड़ी है। हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि गलत गलत है, सही सही है। अगर सब कुछ डिसाइड हो चुका था, एवरीथिंग वाज ऑन द ट्रैक, कि हॉर्मुज भी खुल जाएगा, सारे वॉर्स बंद हो जाएंगे, जब मीडिएटर के तौर पर शाहबाज शरीफ ये ट्वीट करते हैं कि इसके अंदर लेबनान इंक्लूड है, इसके बावजूद ईरान द्वारा जो भी दिया गया, हो सकता है उसके अंदर कहीं ना कहीं टेक्निकल मिस्टेक आया हो, फिर भी मान के चलिए शहबाज शरीफ का ट्वीट गलत हो, तो भी क्या उनका रेसिडेंशियल इलाके के अंदर सीज फायर के बावजूद भी 250 लोगों के इलाके में बॉम्ब गिरा देना, ये क्या टेररिज्म की एक्टिविटीज में नहीं आएगा? ईरान के द्वारा झंडे पर अगर अरबिक, पर्शियन की जगह अरबिक में लिखा दिया जाना, क्या यह अपराध है? ईरान की अपनी एक स्ट्रेटेजी को अपनाना, ईरान के अपने सेल्फ डिफेंस को मजबूत करना, ईरान के अपने एक नए तरीके के रिवोल्यूशन के लाना, उनके इस रिवोल्यूशन आने के बाद उनसे दुनिया में रिश्ते अच्छे हुए, हमसे रिश्ते अच्छे हुए, सैंक्शन के बावजूद हमसे अच्छे रिश्ते रहे। पूरी दुनिया में कहीं भी 67 का कोई वॉर हुआ, कहीं ईरान ने कहीं किसी के ऊपर, अरब ईरान गल्फ वॉर के अंदर भी ईरान वॉज नॉट द पार्ट, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ इसलिए मारना है क्योंकि ईरान हमारे सामने सर नहीं झुका रहा है, आपको इसलिए मारना है कि ईरान हमारे पेट्रोल डॉलर का कहीं ना कहीं अगर युआन के ऊपर हरमुज से निकलने पर पैसे लगाएगा तो हमारे लिए परेशानी बनेगी। कुल मिला के ईरान अमेरिका के आगे सरेंडर करने से मना करने की वजह से ईरान के ऊपर बॉम्बार्डमेंट शुरू हो जाता है, लेकिन अमेरिका ने मिसकैलकुलेट किया, नेतन्याहू ने ट्रैप तैयार किया, उस ट्रैप में ट्रंप जैसे बेवकूफ किस्म का व्यक्ति उलझा, जिसके घर के अंदर यह हालात है कि 80 से 90 लाख लोग रैली निकालकर ट्रंप का विरोध करते हैं, और ईरान के अंदर इतने ही ज्यादा लोग उसकी सरकार के साथ खड़े हैं। आप अपने जनरल हटा रहे हो, आप अपने ऑफिशियल हटा रहे हो ड्यूरिंग द वॉर, अगर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ आप जा रहे हो, तो ये किस तरह का दुनिया के अंदर एक चौधरी हमने हाथ में दे दिया है कि ये कहता है कि बंदर के हाथ में उस्तरा देने के बराबर है। कर्नल मलिक। रितु जी, देखिए, इमरान भाई जो बोल रहे हैं, हाँ, उनके विचार, उनको पूरा अधिकार भी है और उनका पूरा रेस्पेक्ट भी है। एक चीज बताते हैं,
दुनिया में एक हकीकत है जिसको मानने से ज्यादातर लोग मना करते हैं, लेकिन उसके दम पे दुनिया में बहुत खून खराबा फैला पड़ा है। वो है धर्म का इस्तेमाल एज ए टूल। ईरान ने धर्म का इस्तेमाल एज ए टूल किया और उन जो आतंकवादी हैं उनको धर्म के नाम पे इकट्ठा किया। मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछता हूं कि कोई भी XYZ हो, अगर आप किसी को कहते हो कि मैं जिंदा रहूंगा लेकिन तुम जिंदा नहीं रहोगे, तो सामने वाला आदमी अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या नहीं करेगा। और अगर उसके पास ताकत हुई तो वो सामने वाले को डेसिमेट करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि जब आमने सामने का मुकाबला होता है, जब बात जेनोसाइड पर आ जाती है, जब बात धरती से मिटाने पर आ जाती है, तो फिर आप ये देखिए कि उस लेवल पे जब देश कंट्री के लेवल पे कंट्री, तो तैयारी कैसे नहीं होगी किसी ऑपरेशन की। दूसरी बात, जैसे कि पहले वक्ताओं ने बोला 2013 में, उससे पहले तो हमें भी बहुत सारी चीजें याद नहीं है, जो विभत्स दृश्य हमने इजराइल के अंदर देखा, जो नंगर नाच हमने वहां देखा लाशों के ऊपर से, उसको कौन कहेगा। इमरान भाई कह रहे ठीक है आतंकवादी का ये भी समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर आज ईरान ये कहता है कि मैं हिजबुल्लाह के ऑक्सीजन कट करूंगा, मैं हूती के ऑक्सीजन कट करूंगा, मैं हमास के ऑक्सीजन कट करूंगा, किसी को कोई भी, मैं कहता हूं कि इसका समाधान बहुत नजदीक हो जाएगा। मैं कहता हूं कि ईरान गारंटी दे इस बात की। ईरान गारंटी क्यों चाहता है कि मुझ पर अटैक नहीं होगा। ईरान ये दे कि मैं किसी भी प्रॉक्सी को, किसी भी आतंकवादी को समर्थन नहीं दूंगा। और आप देखिए 79 के पहले की सिचुएशन ईरान और इजराइल के बीच में क्यों क्रिएट नहीं हो सकती। जहनियत का खेल है, जहनियत की लड़ाई है, सारा का सारा खेल सोच का है। ना ये लोग फिलिस्तीन का समाधान चाहते हैं और ना ही फिलिस्तीन के लिए आज तक इन्होंने कुछ किया। इन लोगों ने फिलिस्तीन का नाम लेके उसको एज ए टूल जिंदा रखा ताकि ये सब्जेक्ट जिंदा रहे और इसके ऊपर हम लोगों का पत्थरबाजी, बम ब्लास्ट, सुसाइड बॉम्बिंग, ये सब चलती रहे। मैं पूरे हमारा ईरान के साथ, ईरान ने हमारा कब साथ दिया है। ठीक है, एक सभ्यता का हम पूरा आदर करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन 71 से लेकर आज तक ईरान हमने कब साथ दिया। हमारा से एक सांप बैठा है पाकिस्तान साइड में, जिसके साइड के थ्रू ये मध्यस्थता हो रही है, और आपने किस पे भरोसा कर लिया। अरे ईरान, आपने किस पे भरोसा कर लिया। पाकिस्तान तो एक पनौती है अपने आप में दुनिया में। पाकिस्तान का रिकॉर्ड देख लीजिए, पाकिस्तान ने आज तक किसी का भला किया है। पाकिस्तान एक बिका हुआ कंट्री है, उसके हाथ में पैसे थमाइए, वो जाकर गोदी में बैठ जाएगा। अमेरिका ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और उस पैसे के बदले अमेरिका उससे सब कुछ वो कराएगा। लेटेस्ट एग्जाम्पल तो कल ही का देख लीजिए कि वहां से ड्राफ्ट आता है, उनको बोला जाता है कि मिस्टर शरीफ जस्ट पोस्ट इट, उन्होंने पोस्ट कर दिया लाइक ए गुड बॉय। तो आपको अगर दुनिया आपको शू शाइन बॉय कहती है तो क्या क्या गलत कहती है इसमें, क्योंकि आप वो कर रहे हो। अमेरिका को भी अपने आप में बचाव में आना पड़ा कि हमने इनको कुछ कहा था करने के लिए अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, और इन्होंने हमारी पूरी जग हसाई करा दी। अमेरिका को आना पड़ा कि इसमें चीन का रोल है, अमेरिका को बोलना पड़ा। ठीक है, पाकिस्तान कर क्या रहा है। आपका रिएक्शन इस पर लूंगी। विंग कमांडर आलोक साय जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, थोड़ा उनके बारे में सुन लेते हैं कि उनके क्या विचार हैं। हाँ जी मीनाक्षी जी, मैं देखिए हम लोग अगर फैक्ट पे बात कर रहे हैं ना तो ज्यादा ये होगा। जैसे अभी बात कर रहे हैं ना कि इजराइल कैसे जेनोसाइड करता है, अभी तुरंत कोट किया जाएगा कि लेबनान में इजराइल जो है वो कत्लेआम मचा रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। उस जगह का इतिहास पढ़िए, अभी ज्यादा पुराना नहीं है, 2 ही साल पुराना है। 2000 में वहां से इजराइल वापस आया था लिटनी रिवर से, खाली किया था उसने उस जगह को। बहुत परेशानी हो रही थी, उसके ऊपर अटैक्स हो रहे थे, लोग भी परेशान हो गए थे, सेना परेशान हो गई थी। उसके बाद फिर 24 के आसपास झगड़ा हुआ, 22 से लेकर 24 तक काफी लड़ाइयां हुई, हिजबुल्लाह से आक्रमण हुआ, यूनाइटेड नेशंस ने इंटरफियर किया, समझौता हुआ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1701, जिसमें लेबनान ने कमिट किया कि इस क्षेत्र में लिटनी रिवर से साउथ में, साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह आर्म प्रेजेंस मैं नहीं परमिट करूंगा। क्या हिजबुल्लाह ने आर्म प्रेजेंस वहां है कि नहीं है, आक्रमण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर वहां से अटैक कर रहा है यूएन रिजोल्यूशन को तोड़ करके, सारे प्रोमिसेस को तोड़ करके, तब इजराइल अगर मार रहा है तो ये जेनोसाइड है। मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, इमरान जी। देखिए, मैं आलोक साहब की बात से आधा तौर पर सहमत रहूंगा कि अगर आपको यूएन रिजोल्यूशन की बात करनी चाहिए तो मेरे हिसाब से यूएन रिजोल्यूशन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को पढ़ाया जाना चाहिए कि आप किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आए, आप ऑक्यूपायर बन जाएं, आप वॉर मॉन्गरर बन जाएं, आप एक जेनोसाइडर बन जाएं, आप एक तरीके के एक ऐसे हैवान बन जाए कि आप कहीं पर भी घुसकर किसी की भी टेरिटरी को ऑक्युपाई कर लें और फिर वहां से रिटेलिएशन ना हो। ये कैसे पॉसिबल होगा। देखिए, आप सब बड़े हैं, मैं आपका दिल से सम्मान करता हूं, मैंने पहले ही शब्दों में मेरे ओपनिंग रिमार्क में कहा कि आप सभी का दिल से सम्मान है, लेकिन फिर हमें उस जगह पर सोचना पड़ेगा कि इस पोजीशन पर ईरान को लाने में किसका हाथ है।
इस पोजीशन पर लाने में वो हाथ है कि अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है ईरान के सामने डू और डाई की कंडीशन है कि अगर आज ईरान नहीं लड़ता है तो ईरान इराक बन सकता है, लीबिया बन सकता है, और किसी पूरी तरीके से उस इलाके के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद अमेरिका वहां पर एक दुकान लेके बैठ जाएगा ऑयल की। आपने कह दिया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, सद्दाम को मार दो। आपने कह दिया हमें यहाँ पर लीबिया के अंदर डेमोक्रेसी लानी है, फिर वहां पर आईसिस क्रिएट किया। पूरी दुकानदारी आपने तैयार कर ली। आपने कहा कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म अगेंस्ट तालिबान, और कुछ समय बाद कहते हैं तालिबान के साथ बैठ के बात कीजिए। तो ये जो गोल शिफ्टिंग का जो एक कैरेक्टर रहा है अमेरिका का, हम उसको पूरी दुनिया को समझने की जरूरत है कि ईरान ने कहां पर अटैक किया। ईरान तो अपना सैंक्शंस के बावजूद अपने आप को डेवलप कर रहा था, उसको पता था। उसने आईएईए के सामने कहा कि हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी न्यूक्लियर पावर नहीं है। वहां के खामनेई साहब ने कहा था कि न्यूक्लियर पावर होना इस्लाम में, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना इस्लाम में हराम है। जिस चीज से दुनिया के हजारों लोग लाखों लोग मर सकते हैं, ऐसी चीज बनाना इस्लाम में हराम है। आपने उस व्यक्ति को मार दिया। जिन लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल बनाइए, आज हमारे साथ में हमारे आसपास 2-3 थ्रेट है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है। ऐसे अगर इन थ्रेट्स की सामने हम अगर अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो कल से आके अमेरिका हमें ये कहता है कि हम आप पे अटैक करेंगे क्योंकि आप न्यूक्लियर पावर बना रहे हो, या आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, या आपके पास इतने सारे वॉर स्ट्रेटेजी है। तो मेरा निवेदन है विद ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर आलोक सहाय साहब, प्लीज, कि हम इस चीज को डिफाइन पहले कर लें कि कौन टेररिज्म एक्टिविटी क्या कहलाएगी, जेनोसाइड क्या कहलाएगा। 2.5 साल तक गाजा के बच्चों को भूख से तड़पा तड़पा के मारना, क्या ये जेनोसाइड नहीं है? हॉस्पिटल को बॉम्ब करना, टेंट को बॉम्ब करना, रेस्क्यू जो भी वहां पर गरीब बेचारे टेंट में जो रह रहे थे, स्कूल्स को बॉम्ब करना, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना, अगर ये जेनोसाइड नहीं है तो वी हैव टू रीडिफाइन व्हाट इज जेनोसाइड। इमरान साहब, मैं छोटी सी बात मेरी आप सुन लीजिए, छोटी सी बात सुन लीजिए। आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही। आपको कहीं तो एक लाइन लकीर खींचनी पड़ेगी ना शांति से रहने के लिए। आप यूएन से समझौता करा लीजिए या किसी भी देश से अपने एक लाइन तो खींचिए। आप वो लाइन नहीं खींचेंगे, लाइन खींची जा रही है, आप कहेंगे नहीं, डेथ टू हिम, मैं उसको जिंदा नहीं रहने दूंगा। तब कैसे शांति आएगी? इमरान साहब, मैं ये कह रहा हूं, आप पावरफुल हो, आप खूब पावरफुल बने। आप तो हमारे दोस्त हैं, हम हिंदुस्तान को तो बहुत फायदा है आप जितना पावरफुल होंगे। हम आपको अच्छे रूप में पावरफुल देखना चाहते हैं, गंदे रूप में नहीं देखना चाहते हैं, मेरा ये कहना। और देखिए, अमेरिका जो है वो टेररिज्म करता है, ठीक है, करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा टेररिज्म जायज हो जाएगा, ये नहीं होगा। अमेरिका है टेररिज्म, मैं खुद कर रहा हूं, है, उसने गलती किया है, उसने 50 जगह नाजायज किया है, उसने पूरे दुनिया को तबाह कर रखा है आज के डेट में, और सारे के सारे दुश्मन उसने बना रखे। धीरे धीरे सारे देश उससे कट रहे हैं, वो आइसोलेटेड हो रहा है। उसके लिए आप चिंता नहीं करें, वो धीरे धीरे आइसोलेटेड हो रहा है पूरे दुनिया में। लेकिन आपसे हमारा निवेदन है कि आप तो उस क्षेत्र में एक लकीर खींचिए कि भाई इस लकीर को जब, हाँ, अगर वो आपके ऊपर आक्रमण करता है, आप दुगने आक्रमण करके उसको तबाह कर दीजिए, कोई आपको दोष नहीं देगा। लेकिन आप तो उसको जीने का हक दीजिए, नहीं तो शांति नहीं होगी उस क्षेत्र में। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या आगे? कल के बाद क्या? कल पर तो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, मेरा मानना है कि ये जो 14 दिन की है, ये इसमें बहुत सारी अड़चनें आएंगी, और ये हो सकता है फिर, देखिए, अमेरिका इसके थ्रू ऑफ रैंप ले रहा है, ये आप लेके चलिए। अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है, मगर एक बहुत ऑनरेबल एग्जिट के साथ ये भी दिखा के कि हम जीत गए हैं, और ठीक है, उसकी जीत है। उसके कुछ कंसर्न हैं। एक कंसर्न है जो जहां पर उसने अपने बेसिस बनाए हैं, क्या उसको रख पाएगा, क्योंकि 10 पॉइंट इसमें ये पॉइंट भी है कि उसको खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए चैलेंजेस बहुत हैं, उसके बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक डिफीट्स हैं। उसके जितने भी, देखिए, एक उसकी थी अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी, उसने लाया था अफगानिस्तान से निकलने के बाद, कि अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी माने एयर पावर को यूज करके, जिसमें और वो सभी चीजों को अपने कंट्रोल में करेगा। दैट हैज फेल्ड इन दिस। अबव द होराइजन स्ट्रैटेजी हैज टोटली फेल्ड। बूट्स ऑन ग्राउंड, जब भी आपकी एम्स ऐसी होती है, चाहे चेंज ऑफ रिजीम ही ले लीजिए, कि चलिए, मैं नहीं मानता कि वो लीगल है, मगर उन्होंने रखा, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको न्यूक्लियर बनाने ही नहीं देंगे,
हम वहां से निकालेंगे आपके 440 kg ये, उसके लिए बूट्स ऑन ग्राउंड यू हैव टू पुट इट। तो जो एक सिनर्जी होती थी। एंड सेकंड थिंग, दो उनके जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, जिसको वो कहते हैं ना कैरियर ग्रुप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो उसकी डोमिनेशंस थी, उसमें भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। 4 कैरियर ग्रुप्स हैं, एम्फीबियस ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये जो चीजें थी ये उसको स्ट्रैटेजिकली इराक में दी है, क्योंकि उसने सब चीज को यूज किया था। उसने शुरू में अफगानिस्तान 20 साल लग गया, बट ही ऑन ग्राउंड ही फॉट दैट। दैट्स व्हाई उसके बहुत सैबी विड्रॉल हुआ, जो आपने देखा 2020 में, वेरी सैबी। उतना तो उसने वहां से भी नहीं किया था। तो मेरा ये कहना, इसके आपका सवाल है इसके आगे क्या जी। तो ये जो नी जर्क एक्शंस हैं, एक सवाल आ रहा था कि उसने लेबनान इज नॉट पार्ट ऑफ इट। देखिए, मैं आपको स्ट्रेटेजिकली और बड़े डिटेल में बताता हूँ। लेबनान का नाम कहीं नहीं, इस ना 10 पॉइंट में ना 15 पॉइंट में। मगर एक बात है कि ईरान का कहना है कि हमारे जितने भी सहयोगी देश हैं, तो ही मीन्स इट कि लेबनान उसका ये है, यह नहीं है कि उसका एक्सेस, उसका पार्टनर्स है। मगर आप बताइए, आज बल अल मंडेब को हुती बंद कर दे, और कर सकता है, उसने किया है। और 12 देशों की फौज लगी थी, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन, और उसको कुछ नहीं कर पाया। अमेरिका वहां कैरिड आउट सेम B-52 बॉम्बर, B-1 बॉम्बर। आज वो कर दे तो क्या ये लोग नहीं कहेंगे, अमेरिका नहीं कहेगा कि आप इसको कंट्रोल कीजिए और इसको बंद कीजिए एंड ओपन इट? और देखिए, इसलिए आज के दिन में तो ऐसा लगता है डिक्टेशन ऑफ टर्म्स टू स्टॉप दिस सीज़फायर वो ईरान के पास पक्ष में ज्यादा लगता है। मेरा आकलन, सबका अपना अपना आकलन होगा, मैं उसके साथ सहमत हो सकता हूं ये, मगर उसके पास लीवरेज है। वो कहेंगे कि वो तो रैगटैग फोर्स है, कुछ भी नहीं, किसने कह दिया कि बहुत बर्बाद। अरे बर्बादी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, एयरफोर्स तो है ही नहीं। ये उसकी अपनी, क्यों वो जब सैंक्शन लगा हो जिस कंट्री में 20 सालों से, वो क्या करेगा? देखिए, मैं आपको जरा डीप जाइए, कोई 1979 को ही पकड़ के चलता है, मैं उसके एब्सोल्युटली अगेंस्ट हूं। जो वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और जो लोगों ने बोला कि उनके झंडे, एब्सोल्युटली उनकी कट्टरता, और उसमें एक प्रोविजन है जिसमें सुप्रीम लीडर, दिस इज रॉन्ग। वहां के लोग भी इसको मानते हैं, इसलिए सड़कों में थे। मगर इसकी बेंचमार्क के देखिए 53 में, 53 यदि नहीं है तो आप गूगल करके देखिएगा, 1953 में वहां डेमोक्रेसी थी, और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये कहा था कि नेशनलाइज होगा ऑयल को नेशनलाइज किया था, और साफ ईरान को अमेरिका ने सेम मिलिट्री कू करके लाया था। कहा हम एक जगह से लेकर चलते, तो हिस्टोरिकल बैगेज को यदि आप नहीं पढ़ेंगे और एक जगह से उठा के चलेंगे, आज दैट इज ओके। मैं दो की बातें कर रहा हूं, यदि हिस्टोरिकल बैगेज, मोरालिटी, सिस्टम, इस सबको डिस्कस करना है तो विल बी टोटली कंफ्यूज। यदि हम मिलिटरली आज देखें कि स्थिति क्या है, आप बताइए, 13 उनके मिलिट्री बेसिस, दे कांट यूज इट। बिल्कुल। फिर जो बहरीन में 5th फ्लीट है, उसकी ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप द स्टेट ऑफ हार्मोज ओपन। जो उनका सेंटकॉम है, जो आपका कुवैत में है, अल उदैद बेस में, उसकी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेफगार्ड दिस। बिल्कुल सही। और कर्नल, आप टोटली फेल्ड। जी मेजर जनरल, टोटली फेल्ड ये हुए हैं जी। के सर, आपने एक बात बिल्कुल सही कही, और अमेरिका का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ से वो इस युद्ध से बाइज्जत निकलने की कोशिश कर रहा है, और आगे आने वाले वक्त में हो सकता है फिर किसी युद्ध में घुस जाए, ग्रीनलैंड के साथ चला जाए, क्यूबा के साथ चले जाए, या फिर कनाडा के साथ चले जाए। भले ही कनाडा पर उसका बयान आ गया है, लेकिन वो ट्रंप है, कब पलट जाए कोई नहीं जानता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।